हेलो एवरीवन, ईडू फॉर ई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आगे चल करके मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमारा जो नंबर है ऑफिशियल नंबर है 9147786396। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टूडेंट्स का, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन चाहते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। और काफ़ी ध्यान रहेगा मेरा भी उस ओर, अगर किसी टाइप का डाउट रहा, प्रॉब्लम रहा तो हम उस ग्रुप में इन्वॉल्व होकर के उसे सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ए लिख करके कि हम मेंस और एडवांस के लिए आगे प्रिपरेशन चाहते हैं। देखो, वर्क, एनर्जी एंड पावर, देयर मेजरमेंट एंड यूनिट। तो सबसे पहले वर्क, तुम लोग वर्क का फार्मूला तो जानते हो, एफ एस कॉस थीटा ना। यहाँ पर भी कॉस थीटा यूज नहीं किया है। पता नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा, ऐसे मेन फार्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है। नाइन्थ में एफ इंटू एस यूज किया था। इन आवर डेली लैंग्वेज वी यूज द वर्ड वर्क फॉर some sort of exertion or at time for various activity, that is while writing we say that we are doing work। मतलब कुछ भी काम हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं वर्क हो रहा है। बट इन फिजिक्स द टर्म वर्क इज यूज्ड इन रिलेशन टू द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क अगर कर रहे हैं, तो उसका मतलब वर्क का मतलब तभी समझा जाएगा जब किसी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जैसे कि इसको धक्का दिए, डिस्प्लेस होकर कुछ दूर चला गया, तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। जैसे लिख रहे हैं तो अगर एक ही जगह पर हैं तो कोई वर्क को नहीं कहलाएगा। इसमें भी उसमें भी एक कंडीशन होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी वर्क होगा। अब ऐसा नहीं कि फोर्स ऊपर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इस केस में भी वर्क हम लोग जीरो मान लेते हैं। द वर्क इज सैड टू बी डन ओनली व्हेन ए बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। हम लोग वर्क का होना तभी कहते हैं जब फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर के, फोर्स से प्रभावित होकर के बॉडी थोड़ा सा मूव किया हो। इफ़ देयर इज नो मोशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इवन व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन इट, द वर्क डन इज सैड टू बी जीरो। अगर कोई मोशन हुआ ही नहीं, बॉडी डिस्प्लेस हुआ ही नहीं अपने जगह से, और तुम फोर्स चाहे जो भी लगाओ, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन जीरो हुआ है। ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है पर वर्क डन जीरो ही हम लोग बोलते हैं? वो एग्जाम्पल याद है ना दो ठो, एक कुली वाला। कुली जब अपने सर पर कोई चीज़ लेकर के जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो वर्क डन जीरो हुआ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कुली जो फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की ओर लगा रहा है, लेकिन हाँ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। परपेंडिकुलर रहने पर हम लोग बोलते हैं कि कोई वर्क नहीं हो रहा है। वर्क इज सैड। हाँ हाँ, एक cos 90 जीरो हो जाएगा ना। सर्कुलर मोशन में भी होता है, अगर कोई बॉडी सर्कल में रोटेट हो रहा है। क्यों होता है नहीं समझ में आता था ना। हाँ हाँ, सर्कुलर मोशन में भी वो होता है, जैसे मान लो कि बॉडी रोटेट कर रहा है ऐसे गोल, तो यहाँ पर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगता है ना। जैसे मान लो कि रस्सी को हम लोग रस्सी में पत्थर बांध कर गोल गोल घुमा रहे हैं, तो रस्सी में अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा है और बॉडी मूव कर रहा है इधर, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर भी जब सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ रोटेट कर रहा होता है ना, तो वहाँ पर भी हम लोग बोलते हैं कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए जो वर्क डन हो रहा है वो जीरो हो रहा है। तो ये दो एग्जाम्पल रहता है जो हम लोग को याद रखना है, मतलब वर्क को ठीक से समझने के लिए। यहाँ पर बोला है वर्क इज सैड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी मेक द बॉडी मूव। फिर वही बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स लगाने से तभी हम लोग बोलेंगे कि काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ए मैन व्हाइल पुशिंग ए कार, ए साइकिलिस्ट व्हाइल पेडलिंग ए साइकिल। एग्जाम्पल दिया है पर, मैन व्हाइल पुशिंग ए कार, ए साइकिलिस्ट व्हाइल पेडलिंग ए साइकिल, ए हॉर्स व्हाइल पुलिंग ए कार्ट, ए बॉय गोइंग अप स्टेयर, ए कुली लिफ्टिंग ए लोड, ऑल डू वर्क। ये सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। हाउ एवर
इफ़ ए मैन ट्राई टू पुश ए वॉल और ए चाइल्ड ट्राई टू पुल ए हैवी स्टोन, एक आदमी अगर दीवार को धक्का दे रहा है या फिर किसी भारी पत्थर को कोई बच्चा खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वर्क डन होता है वो 0 होता है। इसके बाद वाला कौन सा है? इसके बाद ये वाला है ना, हाँ, एंड दे आर अनेबल टू मूव, तो उल्टा हो गया है। रोटेट शायद नहीं होगा, नहीं होगा रोटेट, कर लो ऐसे ही। एंड दे अनेबल टू मूव इट साइंटिफिकली नो वर्क इज बिंग डन बाई ए देम, मतलब वही कि अगर दीवार को धक्का दे रहा है, दीवार मूव ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन 0 है। सिमिलरली ए कूली डज नो वर्क वाइल स्टैंडिंग विथ ए हैवी लोड ऑन हिज हेड, एक आदमी भारी वजन उठा करके अगर खड़ा है तो उसके द्वारा भी किया गया वर्क डन 0 रहेगा, सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज 0। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ वर्क। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ए फोर्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्टर, जो हमारा वर्क डन होता है वो 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के मैग्नीट्यूड पर, देखो डायरेक्शन भी, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पर। इफ फोर्स F1 एंड F2 मूव 2 डिफरेंट बॉडीज बाय द सेम डिस्टेंस, अगर 2 ठो फोर्स है, एक ठो फोर्स F1 है, एक ठो फोर्स F2 है, अगर ऑब्जेक्ट को सेम डिस्टेंस तक मूव करवा रहा है, ठीक है, द वर्क डन बाय द फोर्स F1 इज साइड टू बी मोर, तो जो ज़्यादा फोर्स के जरिए वर्क डन हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये ज़्यादा काम हुआ, डेट बाय द फोर्स F2। मतलब इसको धक्का दे रहा है, एक F1 फोर्स से एक F2 फोर्स से धक्का दे करके यहाँ तक लाया, तो यहाँ पर जो फोर्स ज़्यादा है उसी का वर्क ज़्यादा होगा, क्योंकि वर्क बराबर तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स ज़्यादा तो वर्क ज़्यादा हो जाएगा। और उसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट की देखेंगे, अगर मान लो कि बॉडी है उस पर फोर्स सेम लगाया गया है F1 और F2, और डिस्प्लेसमेंट जो है S1 और S2 हुआ है, अगर कोई एक डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, जैसे S1 वाला डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर बोलेंगे कि ज़्यादा काम हुआ, और S2 वाला डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया तो बोलेंगे कि S2 में ज़्यादा काम हुआ है। तो ये सिंपल सी बात है, फार्मूला से समझ में आ जाता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है हमारा वर्क डन। यहाँ पर भी लग रहा है कॉस थीटा नहीं यूज किया है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इन फिगर 2.3 इस फिगर में सपोज ए कांस्टेंट फोर्स F डिस्प्लेसेस ए बॉडी फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन तो इधर ही है ना, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, तब ये जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी जो है वो क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट एस रहा तो वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस। अभी तक थीटा का यूज नहीं किया है, लेकिन आगे शायद किया है, फिगर दिया है थीटा को लेकर के। हेयर वी एज्यूम दैट द फोर्स डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, एंड अगर मान लो कि फोर्स चेंज नहीं हो रहा है एंड एक्ट थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर जब हम लोग है ना, यहाँ पर फोर्स को एक कंसीडर करके रखते हैं कि जब तक बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है ना तब तक फोर्स लगा हुआ है, ये नहीं कि एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, तो वैसे वर्क डन कैलकुलेट नहीं होता है, फोर्स हमारा लगते रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ वर्क, वर्क का एक्सप्रेशन क्या है, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी डैट, देखो यहाँ पर दिया है Fs cos थीटा, it is not always necessary that the force causes displacement of body in its own direction, बोल रहा है कि एक ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव हो, दूसरी डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है। ऑन डायरेक्शन यहाँ तक हो गया। इफ़
under some circumstances a force produces displacement in the body in direction other than the direction of the force. Then to determine the amount of work done by the force, we have to found either the component of displacement of the body इन द फोर्स और द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ। देखो एक क्या बता रहा है, इसको थोड़ा ठीक से समझना। यहाँ पर अगर मान लो कि इस डायरेक्शन में कोई बॉडी रखा हुआ है, फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन हम इधर ले लिए और डिस्प्लेसमेंट इसको ऐसे समझो। मान लो यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, अब आदमी इधर खींच रहा है, ठीक है, तो खींच रहा है उधर लेकिन बॉडी जा रहा है इधर। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है ना, यही तो हमारा एस है। तो एस का हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे इस डायरेक्शन में जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। और अब इस एफ कॉस थीटा को इस डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा और वही नेट फोर्स होगा। तो बोल रहा है कि या तो फोर्स का कंपोनेंट ले लो या फिर डिस्प्लेसमेंट का ही कंपोनेंट ले लो फोर्स के डायरेक्शन में, लेकिन दोनों को एक डायरेक्शन में करना। हाँ, बात एक ही है। मतलब कहने का मतलब कि एक बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बॉडी है ना, बॉडी और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बीच का एंगल थीटा है तो एफ एस कॉस थीटा लिख देते हैं, उसका मतलब वही होता है, इसका कंपोनेंट ही हुआ ए वाला, ठीक है। इन फिगर 2.4 सपोज ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन बॉडी अलोंग ए बी। अब यहाँ पर देखो फोर्स लग रहा है ए बी के अलोंग, इधर शायद ए बी होगा, इधर फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। देखो फोर्स लग रहा है हॉरिजेंटल इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो हम लोग डायरेक्ट एफ इंटू एस नहीं लिखेंगे, पहले क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट लेंगे फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स इधर ही है ना, तो इसका एक कंपोनेंट इस पर ले लेंगे। तो अगर ए एस है तो ए वाला एस कॉस थीटा होगा, जैसा हम लोग सीखे हैं कि जिसके साथ थीटा कनेक्टेड होता है वो हमेशा कॉस थीटा ही होता है। तो ए एस कॉस थीटा हो गया। अब एस कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो अब हम लोग एफ इंटू एस कॉस थीटा कर लेंगे। ये हमारा वर्क डन का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो या तो हम लोग कंपोनेंट लेकर के दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को एक तरफ कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट एफ इंटू एस कर दो और बीच वाला जो एंगल है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बात एक ही है सारा। इन फिगर 2.4 इस फिगर में बता रहा है सपोज ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन बॉडी अलोंग ए बी, ठीक है, ये पढ़ लिए। ऑफ द फोर्स मूव्स बाय ए टू सी, ए से सी तक बॉडी को मूव कराया है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज ए सी बराबर एस। अब डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का वो यहाँ पर है एस, विच इज एट द एंगल थीटा, जो कि फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है, थीटा एंगल पर है, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। In order to calculate the work done by the force F, we have to find the component of displacement। हम लोग को पहले डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, फॉर विच ए परपेंडिकुलर सी वी इज ड्रॉन, उसके लिए एक परपेंडिकुलर सी वी ड्रॉ किया है फ्रॉम सी टू ए बी। देन द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ए बी। तो अब इसका कंपोनेंट ले लिया फोर्स के डायरेक्शन में, मतलब ए वाला कंपोनेंट ए बी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग के इसी के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सारा ऐसे ही है क्या, तो सारा पेज ही ऐसे है। हेंस वर्क डन बराबर फोर्स इंटू ए बी वही डिस्प्लेसमेंट, बट इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, तो ए बी बराबर एस कॉस थीटा आ गया, सो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। तुम लोग को तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग तो डायरेक्ट जानते हो अगर थीटा एंगल है तो इस पर कंपोनेंट कॉस थीटा ही होगा, सामने वाला होता है साइन थीटा और जो लगा हुआ है वो कॉस थीटा होगा।
आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो फोर्स बराबर अब हम लोग को क्या हो गया, वर्क डन बराबर क्या हो गया, फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर पहले फोर्स ले लिए और फिर फोर्स का एक कंपोनेंट ले लिए फोर्स के डायरेक्शन में। इन द फिगर 2.5 इफ पी ए रिप्रेजेंट द magnitude and direction of force F acting on body, then the component of force in the direction of displacement is Na. Therefore work done बराबर N इंटू एन सी। ये किसके बारे में बता रहा है, Na कहाँ पर लिखा हुआ है, एन ए। इसमें फोर्स का जो डायरेक्शन है ना इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसका कंपोनेंट हम लोग लेंगे इधर। ठीक है, तो हम लोग का एक क्या किया है, फोर्स का कंपोनेंट लेकर के सॉल्व करने की कोशिश किया है। तो फोर्स देखो इधर है, फोर्स मतलब ए वाला है, तो इसका कंपोनेंट हम इस पर ले लेंगे, तो एफ कॉस थीटा होगा। अब एफ कॉस थीटा भी मिल गया हम लोग को और एस भी मिल गया। अब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो जब डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाए तो सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को फिर से वही मिल जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो वही बता रहा है कि या तो फोर्स को मतलब फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो फोर्स के डायरेक्शन में, हम लोग को वर्क का फार्मूला मिल जाएगा। From equation 2.2 and 2.3 it is clear that the work done is equal to the product of magnitude of force और magnitude of displacement और साथ में बीच में जो एंगल है O। Since the force and displacement are the vector quantity and work done is a scalar quantity, so in vector form work done is F dot S। F dot S डॉट एस, इसको हमारा वेक्टर जो होता है ना उसका प्रोडक्ट दो तरीके का होता है, एक डॉट रहता है और एक क्रॉस रहता है। तो अगर डॉट कहीं पर लिखा हुआ है इसका मतलब एक कॉस थीटा वाला है, एफ एस कॉस थीटा, और क्रॉस लिखा रहता है तो यहाँ पर साइन थीटा होता है, एफ एस साइन थीटा। लेकिन हम लोग को क्रॉस वाला भी नहीं पढ़ना है, हम लोग को डॉट वाला पढ़ना है, और इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट मिलता है ना इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वर्क डन जो हमारा है वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन जब एफ क्रॉस एस करते हैं ना इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसके प्रोडक्ट से जो आउटपुट आता है ना इसका कोई ना कोई एक डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन भी जान लो, एफ और एस दोनों पर परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन इसका, तो इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और यहाँ से जो हम लोग को आउटपुट मिलता है ना उसको वेक्टर बोलते हैं। जैसे आगे चल करके टॉर्क पर हो गए, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एफ क्रॉस एस लिखते हैं या फिर एफ एस साइन थीटा लिखते हैं। तो ये जो होता है एफ पर टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है हमेशा फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर, इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि अगर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर, अपवर्ड या डाउनवर्ड, या तो नीचे की ओर मान लो या फिर ऊपर की ओर मान लो, वो होता है हमारा टॉर्क का डायरेक्शन। तो हम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट अभी नहीं मिला है, हम लोग अभी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में ही सोचते हैं। हाँ, दस वर्क इज एक्सप्रेस्ड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारा जो वर्क डन जो होता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का स्केलर होता है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केस लिया है। इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तब हम लोग का जो फार्मूला है वो प्योर एफ इंटू एस बन जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पर वर्क डन आएगा पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर देखो ऊपर से किसी चीज़ को गिराया जा रहा है, तो ऊपर से गिराया जा रहा है तो इस पर फोर्स तो नीचे लग रहा है एम जी, और ऑब्जेक्ट भी नीचे ही जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो एच हाइट तक, अगर एच हाइट तक नीचे आया तो टोटल वर्क डन एम जी एच, यह टोटल वर्क डन हो गया। यहाँ पर कॉस थीटा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी थीटा का एंगल यहाँ पर 0 डिग्री है। एक कुली वाला देखो यहाँ पर दिया है, ए कुली डज नॉट वर्क ऑन द लोड व्हेन ही रेजेज इट अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्या बोला है, ए कुली डज नॉट वर्क ऑन द लोड व्हेन ही रेज इट्स अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
द फोर्स exerted by the coolie and the displacement both are in upward direction। अब देखो, जब कोई चीज़ को उठा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, तो उठा रहा है तो फोर्स जो लगा, कुली जो फोर्स लगा रहा है वो ऊपर की ओर लगा रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी ऊपर की ओर हो रहा है। तो यहाँ पर तो जीरो नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, यहाँ 90 डिग्री नहीं लिया है, नीचे वाला में 90 डिग्री लिया है। देन डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब तो यहाँ पर तो वर्क डन होगा। यहाँ पर कैसे लिखा है, कूली डज नॉट वर्क ऑन द लोड व्हेन ही रेजेज इट अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर मान लो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे भी रहा और डिस्प्लेसमेंट, ये तो कैसे बोल रहा है, ये तो जीरो नहीं होगा। ए कूली डज, ओ हम गलत पढ़ रहे हैं, डज वर्क लिखा हुआ है, हम इसको डज नॉट वर्क पढ़ रहे हैं। एक कुली डज वर्क मतलब एक काम होता है, अगर कोई कुल्ली उठा रहा है किसी चीज़ को ना ऊपर की ओर, तो वो फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर तो वर्क हो रहा है। उठाने के बाद जब राइट साइड में चलता है ना, तब वर्क डन जीरो होता है। केस टू जो कि केस 2 में बताया है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन कॉस थीटा 90 डिग्री, तब वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया है हम लोग को, when a coolie carrying some load on his head move horizontally no work is done। ये तुम पता है तुमको, against the force of gravity because the displacement of load is normal to the direction of force। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और जो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहा है। जैसे फोर्स लगा रहा है कुली ऊपर की ओर और चल रहा है इधर, तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो गया लेकिन फोर्स ऊपर हो गया, तो एंगल 90 डिग्री, वर्क डन जीरो। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया है, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ इन ए हॉरिजेंटल प्लेन। यहाँ पर भी बताए थे कि वर्क डन यहाँ पर जीरो होता है। तो उसके बाद है इन सर्कुलर मोशन, चलो इसको इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो हो चुका है। कंडीशन फॉर द वर्क डन बाय ए फोर्स टू बी जीरो, वर्क डन फोर्स के द्वारा जीरो होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, तो उसके लिए 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। फ्रॉम द एबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो इन द फॉलोइंग टू सिचुएशन। पहला, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए या फिर एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये दो केस में वर्क डन जीरो होगा। उसके बाद तीसरा केस लिया है, वर्क डन निगेटिव कब होगा, तो वर्क डन निगेटिव तब होगा जब कॉस थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे मान लो फोर्स लगा रहे हैं इधर और ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, तो यहाँ पर तो 180 डिग्री बन गया। ऐसा हो सकता है कि हम फोर्स लगा रहे हो किसी और डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट जा रहा हो किसी और डायरेक्शन में। हाँ हो सकता है। जैसे जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या होता है, हाँ फोर्स लगा करके तुम ऑब्जेक्ट को इधर खींचो, तो ठीक है तुम इधर फोर्स लगा रहे हो लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है ना, वो हमारा निगेटिव होता है। तो याद रखना एक फ्रिक्शन फोर्स ही है। और कोई ऐसा एग्जांपल है, व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये तो ठीक है। व्हेन ए बॉल ऑफ मास एम इज थ्रोन अपवर्ड, हाँ बॉल को तुम ऊपर की ओर फेंको, तो ऊपर की ओर फेंकोगे तो एम जी नीचे की ओर लग रहा है लेकिन बॉल जा रहा है ऊपर की ओर, तो यहाँ भी 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी हम लोग का वर्क डन निगेटिव होगा। ये दिया है एग्जाम्पल। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, द फोर्स इज टेकन इन वाई एक्सिस एंड द डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टेकन इन एक्स एक्सिस, द एरिया इन क्लोज स्केच एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस गिव्स द वर्क डन। दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। बोल रहा है कि अगर यहाँ पर कोई इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, जैसे इधर फोर्स दे दिया और ये वाला डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो इस टाइप का मान लो कि कोई फिगर दे दिया। अब यहाँ पर बोला कि वर्क डन निकालो, तो हम लोग जानते हैं वर्क डन एफ इंटू एस होता है और एफ एस एरिया करने से होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका एरिया निकाल लेंगे और वही हम लोग का वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन क्या होता है, वो mgh होता है। तो सिंपल mgh होगा क्योंकि फोर्स मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है
तो उसको नीचे की ओर फोर्स इसमें कितना लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट h हुआ, तो mg इंटू एच, ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। दस द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द सेम whether a man comes down from a certain height using a staircase or slope of lift or a lift or elevator। तो बोल रहा है कि अगर सीढ़ी से भी आदमी आएगा ना तो उसका वर्क डन जो है mgh ही होगा, और अगर तुम्हारा ऊपर से डायरेक्ट लिफ्ट से आ रहा है तो भी mgh ही होगा। जैसे मान लो कि ऊपर से या तो सीढ़ी से आएगा तो ऐसे आएगा, तो यहाँ पर टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे? तुम तो लोगे फोर्स इंटू ए डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स तो नीचे लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो पहले तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना डिस्प्लेसमेंट का। मान लो ए वाला थीटा है तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा एस कॉस थीटा। तो ये जो एस कॉस थीटा है ना वो तुम्हारा हाइट के बराबर ही एच के बराबर आ जाएगा। तो चाहे वो लिफ्ट से आ रहा हो आदमी या फिर सीढ़ी से आ रहा हो, टोटल जो वर्क डन आएगा ना, अगर न्यूमेरिकल वैसा आता है तो इसको ज़्यादा क्लियर समझोगे, वो जो वर्क डन है हमेशा सेम आएगा।